everyone. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. So, we have been doing this series since a long time. So, I'm trying to finish it as soon as possible. So, without a further ado, let's begin with this video. So, our first question for this video is the inductance of single phase 2 wire power transmission line per kilometer gets doubled when the dash. So options are distance between the wires is doubled, distance between the wires is increased fourfold, distance between the wires is increased as square of original distance, and radius of the wire is double. So we have certain information regarding inductances. So let's discuss it one by one. So सबसे पहले तो हमारे पास है सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, देन वी हैव थ्री फेज सिस्टम एंड देन वी हैव फॉर बंडल्ड कंडक्टर. ठीक है. So सबसे पहले we have to start with single phase two wire system. So as you all know that single phase है और दो wires है. So you can consider two wires. Here this is going to be wire number A and this is going to be wire number B. अगर हमें individual inductance find out करना है then we have to consider only one wire. But हमें टू वायर के लिए इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर इंडक्टेंसेस ऑफ बोथ द वायर्स. ठीक है. सो इंडिविजुअली आप दोनों को लिख लीजिए एंड देन यू हैव टू जस्ट सम इट. सो टोटल इंडक्टेंस वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे देन वी हैव टू ऐड बोथ द इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस. ठीक है. सो टोटल इंडक्टेंस इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल इंडक्टेंस, उन दोनों का एडिशन करेंगे. सो एल ए प्लस एल बी ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट लूप इंडक्टेंस हो जाएगा. ठीक है. बट अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे, इफ दीज टू आर आइडेंटिकल देन यू हैव टू कंसिडर ओनली वन एंड मल्टीप्लाई इट विथ टू. ठीक है. सो टू इंटू एल ए. आप एल बी भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एल ए इज इक्वल्स टू एल बी. ठीक है. हम इंडिविजुअल इंडक्टेंस को इक्वल कंसिडर करेंगे और आप वहां इक्विवेलेंट में टू टाइम्स एल ए लिख सकते हो या फिर टू टाइम्स एल बी भी लिख सकते हो. नाउ एल ए हमें इंडिविजुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. सो इंडिविजुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या आने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी 2 into 10 to the power ln d by r dash. This is going to be the value for individual inductance. और हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज हमें लूप इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. 2 वायर सिस्टम है ना, दैट्स वाई. सो टोटल इंडक्टेंस इज गोइंग टू बी 2 into 10 to the power -7 ln d by r dash. So d क्या होने वाला है? d is nothing but this is the effective distance और r dash क्या होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव रेडियस. ठीक है. सो आगे चल के जब हम बंडल कंडक्टर को डिस्कस करेंगे देन वी हैव टू कंसिडर d डिस्टेंस इज इक्वल्स टू gmd और जो r डैश दिया गया है उसे हम gmr से कंसिडर करेंगे. ठीक है. बट फॉर नाउ यू हैव टू राइट 2 into 10 to the power -7 ln d by r dash फॉर इंडिविजुअल इंडक्टेंस. बट हमें लूप इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है ना. सो दिस एक्स्ट्रा 2 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपको टोटल इंडक्टेंस मिल सके. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द लूप इंडक्टेंस वैल्यू. जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से देन यू हैव टू गेट दिस वैल्यू ओनली. सो जो टोटल इंडक्टेंस होने वाला दैट इज गोइंग टू बी 4 into 10 to the power -7 ln d by r dash. बट ये हेनरी पर मीटर में होने वाला है. बट अगर आपको मिली हेनरी पर किलोमीटर में लिखना होगा देन यू हैव टू टेक 10 to the power -6 आउटसाइड. जब आप 10 to the power -6 आउटसाइड में लिखोगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 10 to the power -3 ऊपर और नीचे आपको 10 to the power 3 लिखना होगा. सो -3 क्या होने वाला है? दिस इज नथिंग बट मिली और नीचे वाला 10 to the power 3 क्या होने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी किलो. ठीक है. सो मिली हेनरी पर किलोमीटर. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिंगल फेज टू वायर सिस्टम के लिए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स थ्री फेज सिस्टम. सो थ्री फेज सिस्टम के लिए वी हैव हियर इंडक्टेंस. सो 2 टाइप्स के इंडक्टेंस है हमारे पास. एक तो इंटरनल इंडक्टेंस है
and second one we have here is external inductance. So internal inductance का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट म्यू आर बाय 8 पाई. एक्सटर्नल इंडक्टेंस का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 2 पाई. That is going to be external inductance, but we have to multiply this term with ln d by r. So ये हो जाने वाला है पूरा एक्सटर्नल इंडक्टेंस का वैल्यू. ठीक है. सो इंटरनल इंडक्टेंस का वैल्यू हमारे पास है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे म्यू नॉट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई से, देन यू आर गोइंग टू गेट 1/2 into 10 to the power -7 म्यू आर प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू क्या आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 2 into 10 to the power -7 ln d by r. बट अगर हमें कोई टर्म्स इक्वल में लेना होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे म्यू आर है, जब हम म्यू आर को 1 कंसिडर करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट टोटल मैथमेटिकल टर्म ओनली. अननोन टर्म कोई भी नहीं रहने वाला है, हमारे पास मैथमेटिकल टर्म ही आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी कैन टेक दिस टर्म इनटू कॉमन, और कॉमन लेने के बाद हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे. ठीक है. आप नीचे देख सकते हो यहाँ आर डैश है, बट यहाँ आर डैश नहीं है, वी हैव हियर ओनली आर. बट अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव टू टेक म्यू नॉट कॉमन में. ठीक है. सो म्यू नॉट बाय 2 पाई. सो म्यू नॉट बाय 2 पाई अगर आप कॉमन में लेंगे तो क्या होने वाला है, म्यू नॉट बाय 2 पाई, और टोटल टर्म हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1/4 प्लस ln d बाय r. ठीक है. और हम इसे अभी सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट हियर म्यू नॉट बाय 2 पाई. हियर वी आर गोइंग टू गेट ln e टू द पावर 1/4, बिकॉज हमें ln दोनों साइड में चाहिए. ओनली वी हैव हियर ln, बट यहाँ ln नहीं है. सो हम ऐसे लिख सकते हैं ln e टू द पावर 1/4. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट 1/4 ओनली. ठीक है. प्लस ln d बाय r एज इट इज हम लिख लेंगे. ठीक है. यहाँ आप अभी टोटल ln को कॉमन में ले सकते हो. सो वी हैव टू राइट म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d, सॉरी स्मॉल d है ना, d e टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय r. ठीक है. सो ये जो ऊपर वाला e टू द पावर 1/4 है, हम उसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d बाय e टू द पावर -1/4 r. ठीक है. सो जब हम ऐसे लिखेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट r डैश वैल्यू. So we have to consider this as r dash value. So I can write mu naught by 2 pi ln d by r dash. r dash क्यों लिखेंगे, बिकॉज e टू द पावर -1/4 का वैल्यू आने वाला है 0.7788, और ये जो r है हम इसे एज इट इज लिख लेंगे. दिस इज नथिंग बट r डैश वैल्यू. सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और जब हम इसे लिख लेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और जो टोटल इंडक्टेंस का वैल्यू हमें मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 0.2 ln d बाय r डैश. r डैश आपको पता है ना कैसे हमने फाइंड आउट किया, हमने बस इसे अरेंजमेंट करके पूरा का पूरा टोटल इंडक्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है. ये 3 फेज सिस्टम के लिए है. एंड नाउ फॉर बंडल कंडक्टर्स. सो बंडल कंडक्टर के लिए भी सेम वैल्यू आने वाला है, बट जहाँ d था वहाँ हमें ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस लिखना है. ठीक है. ये एक इफेक्टिव डिस्टेंस होता है बंडल कंडक्टर्स के लिए, और r डैश के जगह हमें GMR लिखना होगा. ठीक है. ओवरऑल सेम ही होने वाला है, बट ये पर फेज के टर्म में. ठीक है. एक एक फेज के टर्म में है. So this is going to be single phase 2 wire system. This is going to be 3 phase system, and this is going to be for bundle conductor. So I hope आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा.
सो नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो इंडक्टेंस का वैल्यू है वो डबल हो रहा है, बट डबल कब होने वाला है, वी हैव इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. सो आई जस्ट राइट हियर L is equals to 2 into 10 to the power minus 7 ln GMD by GMR. ठीक है. सो L को हमें 2L से लिखना होगा, बट ये हम कब लिख सकते हैं, जो ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं ताकि हमें इंडक्टेंस का वैल्यू डबल मिल सके. ठीक है. अगर हमने स्क्वायर कर लिया डिस्टेंस का, ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया तो क्या हमें मिल जाएगा डबल इंडक्टेंस. सो लेट्स सी 2 into 10 to the power minus 7 ln GMD, इसका हमें स्क्वायर लिखना होगा, GMD स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMR. आपको पता है कि ln के टर्म्स में जब भी हमारे पास स्क्वायर या फिर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो भी रहेगा वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है. ठीक है. सो ब्रैकेट के बाहर निकल के हमें क्या मिल सकता है, वी आर गोइंग टू गेट 2. ये जो 2 है स्क्वायर वाला ये बाहर आ जाएगा 2, और ओवरऑल इंडक्टेंस का वैल्यू हमें लिखना होगा 2 into 10 to the power minus 7 ln GMD by GMR. ठीक है. सो ये था हमारा इंडक्टेंस का वैल्यू और हमें क्या मिल गया है 2 टाइम्स ऑफ L. सो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. सो inductance of single phase 2 wire power transmission line per kilometer gets doubled when the distance between the wire is increased as square of the original distance. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. जो करेक्ट आंसर है for this given question is option number C. So moving towards next question. So our next question is the flow duration curve at a given head of hydroelectric plant is used to determine the dash. So options are total power available at the site, total units of energy available, load factor at the plant and diversity factor for the plant. So सबसे पहले तो मैं आपको शो करना चाहूंगी कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है. सो दिस इज नथिंग बट फ्लो ड्यूरेशन कर्व. यहाँ आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है एंड वाई एक्सिस पे फ्लो दिया गया है. ठीक है. जो हेड होता है हमारा, हेड से जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा हमारे पास टोटल पावर अवेलेबल मिल जाएगा. ठीक है. सो फ्लो ड्यूरेशन कर्व से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन बी यूज दिस फ्लो ड्यूरेशन कर्व to determine the total power available at site. So जो correct answer है for this given question is option number A. ठीक है. So चलिए next question की ओर. So our next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. So हमारे पास list 1 है and also we have list 2. So list 1 में we have certain equipments और list 2 में उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसे हमें मैच करना होगा. ठीक है. सो लिस्ट 1 के चलिए इक्विपमेंट्स हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज थायराइड अरेस्टर, सेकेंड वन इज सैग टेम्पलेट, थर्ड वन वी हैव हियर इज केबल शीट एंड फोर्थ वन वी हैव हियर इज सर्किट ब्रेकर. लिस्ट 2 में कौन कौन से दिए गए हैं, टावर लोकेशन, क्रॉस बॉन्डिंग, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर. सो हमें रिलेटेड टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में एंड वी कैन बी एबल टू मैच दीज टू. सो फर्स्ट वन वी हैव हियर इज थायराइड अरेस्टर. सो थायराइड अरेस्टर क्या होता है, इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर. सो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का जो रेजिस्टर होता है वो नॉन लीनियर रेजिस्टर होता है. ठीक है. सो थायराइड अरेस्टर का जो रेजिस्टर होता है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देता है. सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट लिस्ट में जो फर्स्ट है थायराइड अरेस्टर, इसका जो करेक्ट मैच है दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज
सैग टेम्पलेट। सो सैग टेम्पलेट के लिए जो होता है सैग, इट इज नथिंग बट दो पॉइंट्स के बीच में जो वायर हमारा कनेक्टेड होगा और जो डिस्टेंस देने वाला है फ्रॉम टॉप टू द ग्राउंड, उसे हम सैग कहेंगे। ठीक है, सो ये सैग हमें किस चीज पे मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट बिटवीन टू टावर्स लोकेशन। ये होने वाला है टावर नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी टावर नंबर 2। और जो टावर नंबर 1 और 2 के बीच में जितना भी डिस्टेंस देने वाला है वायर फ्रॉम टॉप पोजिशन टू द बॉटम, उसे हम सैग कहेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे वो उसे सैग टेम्पलेट्स कहेंगे। ठीक है, सो ये जो सैग टेम्पलेट होता है ये किसके रिलेटेड है फ्रॉम लिस्ट टू? सो इट इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर 1। सो इट इज रिलेटेड टू टावर लोकेशन। नाउ थर्ड वन वी हैव हियर इज केबल शीट। सो एज यू ऑल नो कि जो केबल होता है, केबल में डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग्स होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास कोर्स होते हैं, उसके बाद में इंसुलेशन होता है, देन वी हैव मेटालिक शीट, देन वी हैव बेडिंग, देन वी हैव आर्मरिंग एंड लास्ट वन वी हैव सर्विंग। ठीक है, सो जो केबल शीट होते हैं उसका हम बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग ऑफ केबल बोलते हैं उसे। ठीक है, सो जब हम बॉन्डिंग करते हैं केबल्स की, सो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, बट इफेक्टिव इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉन्डिंग। ठीक है, सो जब हम बॉन्डिंग करेंगे केबल का तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बट इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। सो केबल शीट्स आर रिलेटेड टू द ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम लिस्ट नंबर 2। सो इट इज नथिंग बट 2। एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज सर्किट ब्रेकर। सो सर्किट ब्रेकर जो एक बच गया है फ्रॉम लिस्ट 2, दैट इज नथिंग बट रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। So circuit breaker is related with restriking voltage. So it is nothing but third one. 4, 1, 2, 3. So 4, 1, 2, 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? It is in option number B. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So now moving towards next question. So our next question is the connection diagram of sequence network for a particular fault on a power system network is given in the figure. The type of fault is dash. So हमें type of fault find out करना है कि ये कौन सा fault होने वाला है. So as you can see there are 3 different sequence network. So zero sequence network दिया गया है, positive sequence network दिया गया है and negative sequence network दिया गया है. But क्या ये series में connected है? So no, these are not connected in series. ये पैरेलल में कनेक्टेड है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है? क्योंकि जो इंडिविजुअल हमें वोल्टेजेस मिल रहा है, ठीक है, VA0, VA1 एंड VA2, ये तीनों भी इक्वल है। ठीक है, ये तीनों भी इक्वल है एंड वी आर गोइंग टू गेट 3 डिफरेंट करंट। सो IA0, IA1 एंड IA2, इन तीनों का समेशन करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 0। ठीक है, सो फॉर पैरेलल सीक्वेंस कनेक्शन, पैरेलल सीक्वेंस कनेक्शन VA0 is equals to VA1 is equals to VA2। और करंट में क्या होने वाला है? IA0 प्लस IA1 प्लस IA2 इज इक्वल्स टू 0। वोल्टेजेस कौन से कनेक्शन में इक्वल होते हैं? वोल्टेजेस पैरेलल कनेक्शन में इक्वल होते हैं। करंट कौन से कनेक्शन में समेशन एज अ रिजल्ट देता है? इट इज इन पैरेलल ओनली। ठीक है, सीरीज में करंट इक्वल होता है बट पैरेलल में करंट इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट करंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंसिडर करके हमें जो पता चलता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है, दैट दिस पैरेलल सीक्वेंस कनेक्शन इज रिलेटेड टू डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, सो ये जो
फॉल्ट आता है, जिस टाइप का फॉल्ट देता है ये सीक्वेंस नेटवर्क, दैट इज नथिंग बट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एज वेल. सो यहाँ आप देख सकते हो वी हैव different types of fault. We have here fault current, here we have current relation, here we have voltage relation and here we have sequence network. ये हमने ऑलरेडी किसी वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बट इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. ठीक है, सो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 3 times ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट. ठीक है, फॉल्ट करंट का जो रिलेशन हमें निकल के आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 3 times ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट. जो करंट का रिलेशन होता है दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल जो करंट होते हैं, इंडिविजुअल सीक्वेंस करंट होने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस जो करंट्स होते हैं उनका समीशन करके हमें जीरो एज अ रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, जो वोल्टेज का रिलेशन होने वाला है फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड, इट इज नथिंग बट VA1 is equals to VA2 is equals to VA0. पूरे के पूरे इक्वल होने वाले हैं बिकॉज दीज आर इन पैरेलल कनेक्शन. और जो सीक्वेंस नेटवर्क होने वाला है, ऑल सीक्वेंस नेटवर्क आर इन पैरेलल. ठीक है, जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड होने वाले हैं. दैट्स व्हाई डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हम इसे कहेंगे. ठीक है, so जो correct answer है for this given question is option number B. So option number B is only correct answer for this. So moving towards next question. So the next question is the inertia constant of a 100 MVA 11 kV water wheel generator is 4. The energy stored in the rotor at the synchronous speed is dash. So here we have inertia constant. So H का वैल्यू दिया गया है 4. देन वी हैव MVA वैल्यू. MVA का कितना वैल्यू दिया गया है? इट इज नथिंग बट 100 MVA. MVA का क्या वैल्यू दिया गया है? इट इज नथिंग बट 100 MVA. KV का वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट 11 KV दिया गया है. ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड. So energy stored, that means kinetic energy हमें find out करना है. So we have one formula for this. So inertia constant H is equals to kinetic energy divided by rating. So H का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है which is nothing but 4. और जो H होता है इसका यूनिट क्या आने वाला है? It is nothing but mJ per MVA. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. वी कैन राइट KE इज इक्वल्स टू H इंटू रेटिंग. H का वैल्यू क्या दिया गया है? H इज नथिंग बट 4 और रेटिंग्स कितने दिए गए हैं? 100 MVA. सो 4 इंटू 100 इज नथिंग बट 400. सो 400 मेगा जूल्स. It is nothing but kinetic energy. So option में क्या दिया गया है? Option में we have here 400 megajoules and 400 kilojoules. But correct answer है option number A only. So option number A is only correct answer for this given question. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards next question. So our next question is a large AC generator supplying power to an infinite bus has a sudden short circuit occurring at its terminals, assuming the prime mover input and the voltage behind the transient reactance to remain constant immediately after the fault. The acceleration of the generator rotor is dash. So in short ये जो पूरा का पूरा दिया गया है स्टेटमेंट, इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ द जनरेटर रोटर. सो जो एक्सेलरेशन वैल्यू आता है, वी हैव वन इक्वेशन फॉर दैट. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इनटू d स्क्वायर डेल बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA.
सो PA क्या होता है? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेटिंग पावर. This is nothing but moment of inertia, and this value is nothing but acceleration. This is nothing but acceleration. आप इसे अल्फा से भी कंसिडर कर सकते हो. So m अल्फा इज इक्वल्स टू PA. सो हमें अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू PA डिवाइडेड बाय m. दैट मीन्स वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ proportionality. ठीक है. सो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. सो चलिए ऑप्शन देखते हैं. अल्फा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. ठीक है. सो एक्सेलरेशन ऑफ जनरेटर रोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मशीन. सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर ए. So acceleration is inversely proportional to movement of inertia of machine. So option number A is only correct answer for this. So moving towards next question. So the question is, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So list 1 में क्या दिया गया है? We have here different devices and list 2 में उसके applications दिए गए हैं. ठीक है. So we have to just directly match list 1 with list 2. ठीक है. So कौन कौन से एप्लीकेशन होने वाले, किस किस डिवाइस के, हम इसे डायरेक्टली कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो माइक्रो प्रोसेसर ये एक डिवाइस होता है और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो डिजिटल प्रोटेक्शन में होता है. ठीक है. सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2. जो ब्रीदर होता है, ठीक है, ब्रीदर ये एक डिवाइस होता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? पावर ट्रांसफॉर्मर में होता है. बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में एक डिवाइस होता है दैट इज नथिंग बट ब्रीदर. ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदर जो भी आउटसाइड मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर ब्रीदर के अंदर से गया देन देयर इज गोइंग टू बी द सिलिका जेल. सो सिलिका जेल उसे एब्जॉर्ब करेगा, जो भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब करेगा एंड पावर ट्रांसफॉर्मर को वो प्रोटेक्ट कर सकता है. ठीक है. सो जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल का कलर चेंज हो जाता है, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है जब वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. सो जो ऑप्शन नंबर 4 है फॉर ब्रीदर, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो इट इज नथिंग बट 4. नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज मैग्नेटिक लिंक. सो मैग्नेटिक लिंक ये एक डिवाइस होता है और इसका जो एप्लीकेशन होता है दैट इज नथिंग बट मॉनिटरिंग सर्ज करंट. सो मॉनिटरिंग सर्ज करंट, थर्ड वन. एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज क्लाइडोनोग्राफ. ये एक डिवाइस होता है और इसका एप्लीकेशन किस चीज में होता है? इसका एप्लीकेशन होता है मॉनिटरिंग सर्ज वोल्टेजेस. सो इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1. So 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. It is an option number D. जो कोड्स है हमारे पास उसमें जो ऑप्शन नंबर D है that is only going to be the correct answer for this given question. So moving towards next question. So our question is, a lightning arrestor connected between the line and earth in a power system dash protects the terminal equipment against traveling surges, protect the transmission line against lightning stroke, suppresses high frequency oscillations in the line, reflects back the traveling wave approaching it. Lightning arrestor ये एक protective equipment होता है which is connected between line and earth in the power system. but इसके applications भी होते हैं. एप्लीकेशन क्या होता है? ये एक आपको पता है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस है, बट ये क्या प्रोटेक्ट करता है? लेट्स सी. वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. सो लाइटनिंग अरेस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज सर्ज डाइवर्टर. सो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है? इट इज नथिंग बट ये एक सिंपल रॉड गैप होता है. इट हैज नॉन लीनियर रेजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक. आप यहाँ देख सकते हो दैट ऑन y एक्सिस वी हैव R, on x axis we have V. so ये जो कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है इट इज नॉन लीनियर ओनली. जहां सबसे ज्यादा रेजिस्टर का वैल्यू है वहां सबसे कम वोल्टेज का वैल्यू है.
और जहाँ सबसे ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू है वहां सबसे कम रेजिस्टर का वैल्यू है. दैट इज नथिंग बट इट इज अ नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक. सो लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्ज डाइवर्टर, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नॉन लीनियर रेजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक है. लाइटनिंग अरेस्टर इज ऑलवेज लोकेटेड नियर ट्रांसफॉर्मर्स. Lightning arrestor is the first and last element of substation. So substation का जो सबसे पहला एलिमेंट और सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है. इम्पल्स रेशियो होता है लाइटनिंग अरेस्टर का सबसे कम. ठीक है. और हमारे पास जो इंसुलेटर होता है उसका इम्पल्स रेशियो सबसे ज्यादा होता है. ठीक है. सबसे कम इम्पल्स रेशियो लाइटनिंग अरेस्टर का होता है. दैट इज नथिंग बट it has low impulse ratio. Lightning arrestor are used in power system to protect the electrical equipment against over voltages due to indirect lightning stroke. जब भी indirect lightning stroke होता है then lightning arrestor is going to protect the electrical equipment. But जब direct lightning stroke होता है तब हमारा ग्राउंड वायर या फिर अर्थ वायर आप बोल सकते हो उसे, टॉप में रहता है. टॉप में जो वायर रहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से मदद करता है, बचाता है हमारे पावर सिस्टम को. बट इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक जब होता है तब लाइटनिंग अरेस्टर हमारे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. लाइटनिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इन अ पावर system to protect the terminal equipment against traveling surges. So यही हमारा क्वेश्चन है. So let's move back to our question. A lightning arrestor connected between the line and earth in a power system to protect the terminal equipment against traveling surges. So option number A is only correct answer for this. So moving towards next question. So हमारा जो next question है that is nothing but corona loss can be reduced by the use of hollow conductor because. So options are the current density is reduced, the eddy current in the conductor is eliminated, for a given cross section the radius of the conductor is increased, and of better ventilation in the conductor. सो क्वेश्चन में हमें कोरोना लॉस दिया गया है. कोरोना लॉस के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो. सो कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हॉलो कंडक्टर्स. यहाँ डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया गया है कि कोरोना लॉस रिड्यूस्ड हो सकता है हॉलो कंडक्टर से. ठीक है. क्यों और कैसे रिड्यूस्ड होगा दैट वी नीड टू डिस्कस नाउ. ठीक है. वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉलो कंडक्टर. सो हॉलो कंडक्टर हैज नो मटेरियल इनसाइड द कंडक्टर. क्योंकि वो हॉलो है, हॉलो के अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है, इनसाइड द कंडक्टर कुछ भी नहीं है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है इनसाइड द कंडक्टर. नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है हॉलो कंडक्टर के अंदर. It is not suitable for transmission and distribution purpose, but it is suitable for bus bar conductor. So it can be used as a bus bar conductor. ठीक है. For a given cross sectional area, radius of the hollow conductor is more. ठीक है. किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हॉलो कंडक्टर का रेडियस ज्यादा होता है. कैसे ज्यादा होता है? बिकॉज you can see that this is our conductor. अंदर पूरा hollow है. ठीक है. Whenever there is total hollow conductor, जब हम effective radius उसका find out करेंगे वो ज्यादा ही निकल के आने वाला है. ठीक है. So GMR इसका ज्यादा होने वाला है. That's why we are going to get effective radius of hollow conductor more. It reduces the corona loss. बट कैसे ये रिड्यूस करता है कोरोना लॉस? लेट्स डिस्कस. ठीक है. सो आपको पता है कोरोना लॉस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V माइनस वी डी होल स्क्वायर. ठीक है. सो जैसे जैसे वी डी इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे वी डी इंक्रीज होगा ओवरऑल दिस ब्रैकेट वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज.
और ओवरऑल अगर ब्रैकेट वैल्यू डिक्रीज होगा देन वी आर गोइंग टू गेट लेस कोरोना लॉस, ठीक है। बट वीडी तो इंक्रीज होना चाहिए। वीडी को कैसे इंक्रीज करेंगे? वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर इंक्रीज हो गया देन वीडी इज गोइंग टू इंक्रीज। सो आर कैसे इंक्रीज होगा? आपको पता है कि हॉलो कंडक्टर का इफेक्टिव रेडियस ज्यादा होता है। सो अगर इफेक्टिव रेडियस ज्यादा होगा देन ऑटोमेटिकली कोरोना लॉस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. So corona loss can be reduced by the use of hollow conductors because for a given cross section area the radius of conductor is going to increase. ठीक है, hollow conductor का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा रेडियस के वजह से VD का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा एंड VD का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा देन जो ओवरऑल ब्रैकेट का टर्म है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड ओवरऑल कोरोना लॉस इज ऑल्सो गोइंग टू decrease. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our last question. So the question is the insulation of modern EHV lines is designed based on dash. हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बट स्टिल आई एम गोइंग टू गिव सर्टन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. सो जो इंसुलेशन डिजाइन होता है वो बेस्ड किस पे बेस्ड होता है? वी हैव टू डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेजेस. First one is voltage which is less than 300 kV and voltage which is greater than 300 kV. So अगर voltage का value less than 300 kV होगा so selection of insulation ये decided किस term पे होता है, किस basis पे decide हम करते हैं? lightning over voltage के. But अगर operating voltage का value 300 kV से ज़्यादा होता है तब हम insulation का design स्विचिंग ओवर वोल्टेज के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और हमारे पास सर्टन नोट्स है यहाँ. अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का कम होगा 300 kV से तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू स्विचिंग ओवर वोल्टेज. सो जो इंसुलेशन का डिजाइन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है? लाइटनिंग ओवर वोल्टेज पे. बट अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज 300 से ज्यादा होगा देन लाइटनिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू स्विचिंग ओवर वोल्टेज से. सो स्विचिंग ओवर वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होता है व्हेन इट इज बियॉन्ड 300 kV. सो इंसुलेशन का डिजाइन स्विचिंग ओवर वोल्टेज के बेसिस पे ही किया जाता है, ठीक है. सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? EHV दैट मीन्स मॉडर्न EHV का वैल्यू क्या होता है? 400 kV. So 400 kV is nothing but which is greater than 300 kV. So 300 kV के लिए हम इंसुलेशन का डिजाइन किस बेसिस पे करते हैं? हम स्विचिंग वोल्टेज के बेसिस पे करते हैं. So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. So ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे. और जो भी आपको डिफ़िकल्टीज हो रही है उसे कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियोस के लिंक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके. थैंक यू गाइस.